आजकल इस सितंबर 2024 के महीने में पिछले 2-3 दिन से बड़ी अफरा तफरी के समाचार आ रहे हैं कि लेबनान में जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिज़्बुल्लाह, जो कि ईरान की जो रजिस्टर्स एक्सेस है उसका एक अहम गैंग है हिज़्बुल्लाह नाम का, और इसमें बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट शामिल हैं, आतंकवादी। और ये बड़े मॉडर्न हथियारों से, रॉकेट्स, उनसे बॉम्ब से लैस है। रोजाना इजराइल के ऊपर दागते रहते हैं, भी 100 दाग देते हैं एक दिन में, फायर कर देते हैं। कौन मरता है कौन जीता है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैं तो अपना ही सोचूंगा, दूसरे के क्या सोचना है। तो वहाँ जो थे, ये अजीबो दास्तान है इस दुनिया की। एक ताइवान की कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया पेजर बनाना, और पेजर पहले बनते थे, उसमें से जैसे आजकल SMS देते हैं, मैसेज दे सकते हो और रिसीव कर सकते हो। उसमें साउंड का कोई सिस्टम नहीं था जैसे आजकल के मोबाइल में है, बल्कि वॉकी टॉकी में भी हो गया था। तो पेजर जो आए थे सर 1985-90 के आसपास आए थे ये, और ये लेबर को, अपने एम्प्लॉइज को दे दिए जाते थे, उनको मैसेज देने के लिए, संदेशा देने के लिए, आदेश देने के लिए, और वो लेने के लिए कि क्या किया उन्होंने। बड़ी सिंपल डिवाइस थी। अब उसने खुद तो प्रोटेक्शन करते नहीं है, उन्होंने उसको लाइसेंस दे दिया किसी दूसरी कंपनी को, हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी ने किसी एक और कंपनी को दे दिया, वो शेल कंपनी थी इजराइल की, वहाँ की मोसाद की। अजीब व दास्तान है। घड़ी में जैसे पहले मैगल वॉच आती थी, बहुत सारे उसमें व्हील्स होते थे, कोई क्लॉकवाइज घूमता था, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता था, यही पता नहीं चलता था कौन सा कहाँ है। तो वही हाल हो गया कि कौन किसके साथ मिला है, किसकी दोस्ती, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या बना रही है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब मुझे इसमें याद आता है, एक बार मेरी पत्नी रीता, यहाँ मैंने दुकान खुलवा दी थी नवीन चावला से, क्या क्या सुपर बाजार की, यमुना विहार के बी पार्ट के मार्केट में। तो बिस्कुट लेके आई वहाँ से, ब्रिटानिया कंपनी का। वो 2 रुपये 15 पैसे का बिस्कुट आते थे, उसमें 10 बिस्कुट होते थे पैकेट में। तो लेके आई, 2 पैकेट ले आई। तो वो फरवरी का महीना था, जिसमें परचेज करके आई, वो बिल भी उसके पास था, सुपर बाजार से खरीदा हुआ। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो रैपर जब खोला, तो मेरी वाइफ ने पहले देखती थी हमेशा कि ये एक्सपायरी डेट तो नहीं निकली हुई है, तो उसने देखा कि इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च की पड़ी हुई है, और वो फरवरी में परचेज करके लाई। तो मैं ऑफिस से लौट के आया, तो मेरी वाइफ ने, रीता ने मुझे बताया कि ऐसे से है ये। मैं बात टालने की कोशिश की, जो एक आम आदमी होती है, पति पत्नी की बात एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो मेरे पीछे ही पड़ गई, क्योंकि वो तो मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझती थी मेरी वाइफ। तो जो कराना था तो मुझसे कराती थी, छोड़ती नहीं थे तब तक। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रही ये कैसे जी, कहता कोई बात, बिस्कुट तो ठीक है ना। मैं कहा टेस्ट में तो ठीक है। मैं कह नहीं, ये तो मार्च की कैसे डेट पड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग की, मार्च के बाद ही निकला हुआ ना फैक्ट्री से। बोला ठीक है, क्या किया जाए। तो मैंने क्या काम किया, ये कंप्लेंट बनाई, रैपर की फोटो कॉपियाँ कराई, और उसको दिल्ली गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज को, और क्योंकि ISI की स्टैंप लगी हुई थी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की, उसकी स्पेसिफिकेशन मुताबिक बिस्कुट है। तो मैंने 3 को चिट्ठी भेज दी, कंप्लेंट।
और मेरी वाइफ को पता था कि मैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ। मैं उनके कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट एस्टिमेट सेक्शनल कमेटी का मेंबर था, एडवाइस देने के लिए। वो खाना खाते थे, 250 रुपये मिलते थे एक मीटिंग अटेंड करने को उस ज़माने में, और 2-3 महीने में, 2.5 महीने में, 4 महीने में एक मीटिंग होती थी। एक स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करने में तो 1-1, 2 साल लग जाते थे, क्योंकि सबको कंसल्ट करना होता था एजेंसी, कंसल्ट एजेंसी से। एक इंडियन चीफ थे महाराष्ट्र के, वो उसके सेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। मैं इंस्टीट्यूशनल सर्वेयर्स ने मुझे नॉमिनेट किया हुआ था उस पर, कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट एनालिसिस कमेटी पे। तो मेरी वाइफ को इस बात का पता था कि मेरे पति जो है इतना काबिल आदमी है, तो उसमें पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। पड़ गई तो पड़ गई मेरे पीछे, मुझे एक्शन लेना पड़ा। अब एक्शन लेना पड़ा तो क्या हुआ कि उन्होंने सबने नोटिस इशू कर दिया ब्रिटानिया कंपनी को, दिल्ली गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में, वो आई सही बात बोली, नोटिस इशू किया, मेरी कंप्लेंट की कॉपी लगा दी साथ में। तो वो ब्रिटानिया कंपनी का मैं एक सेल्स मैनेजर मेरे पास आया घर पे, पहले वो तो दिन में आया, मेरी वाइफ ने कह दिया भाई वो तो ऑफिस में गए हुए हैं, वो तो शाम को आएंगे, आप 6 बजे तक का उस ज़माने में ऑफिस होता था, 6:30-7 बजे तक आएंगे। उसने कहा ठीक है फिर मैं संडे को आ जाऊँगा। हाँ संडे को आ जाना, सारे दिन घर पे ही होते हैं। तो वो आया, मेरे से मिला, और 2 आदमी उसके साथ थे। उसने कहा कि जी आपको ये बिस्कुट में कैसा लगा। मैं खाने में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, दिखाई दिया था। तो उसने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारी जो मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी है और मार्केट की डिमांड है वो ज़्यादा है हमारी कैपेसिटी से, तो हम उसको फ्रेंचाइजिंग में हम दूसरी कंपनियों को दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक फास्ट फूड कंपनी है ये जो आपके पास आया है, ये उससे आया है माल, वो दिल्ली में ही उसकी नारायणा में फैक्ट्री है। अच्छा ये तो बात हो गई। और कहता जी ये जो एक्ट है सिविल सप्लाईज का, इसमें हमें अथॉरिटी है कि हम 30 दिन तक की जो है वो डेट पहले की डाल सकते हैं या बाद की डाल सकते हैं, वो लीगली पार्ट नहीं है। मैं पढ़ लूँगा उस एक्ट को भी, बाजार से खरीद के लाऊंगा तभी पढ़ूंगा। उस ज़माने में ये कंप्यूटर मुझ पे था नहीं, लैपटॉप था नहीं, मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे। तो मैं कहा वहाँ जाऊँगा मोरी एड, वहाँ से खरीद के लाऊंगा किताब, तब पढ़ूंगा, फिर आपसे बात करूँगा। आप अगले हफ्ते आ जाना मेरे पास संडे। तो अगले हफ्ते आए, मेरी वाइफ 4 रुपये 30 पैसे के 2 पैकेट खरीद के लाई थी। वो मेरे 50 पैकेट का बॉक्स ले आया और फ्री में छोड़ गया मेरे पास। यानी आप ये लिख दो जी कि इसमें भाई मुझे कोई खाने में यूज़ करने में कोई डिफेक्ट नहीं महसूस हुआ, और मैं अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करता हूँ। मैं कहा भाई ये तो मैं करूँगा नहीं, कंप्लेंट विड्रॉ करूँगा, ये आप जानो गवर्नमेंट की एजेंसी जानो। हाँ मैं अलबत्ता ये लिख दूँगा कि भाई मुझे खाने में ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं महसूस हुआ। आजकल तो वो बिस्कुट दे जी पाल लेके आते हैं बहुत वैसे। उस ज़माने में मुझे डायबिटीज़ नहीं हुई थी तो मैं मीठे बिस्कुट भी खा लेता था, रसगुल्ला भी खा लेता था, सारी मिठाइयाँ खाता था। खा तो अभी भी कभी कभी लेता हूँ चोरी छुपे, बाज तो आता नहीं, दिल मेरा बेगाना हो जाता है कभी ये मीठा खाने के लिए। तो मैं जो ये सब देख रहा था जुबल्ला का कि अब ये पेजर आए थे सबसे पहले, उसके बाद वाकी टॉकीज आए, तो पेजर तो यूज़ होने बंद हो गए, बट आउटडेटेड हो गए मेरे ख्याल 1990 के बाद। और वाकी टॉकीज आए थे जिसमें साउंड जो है आती जाती थी, जो पेजर पर नहीं आती थी। और आज भी मैं देखता हूँ सारे ये दिल्ली पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस की और सिविल पुलिस वाले ये जेब में या वाकी टॉकी लगाए घूमते रहते हैं, पॉकेट कलर लटका है, पता नहीं शायद मोटरोला कंपनी के हैं किसके हैं।
तो ये तो रेडियो फ़ोन हुए ना। तो जो पेजर में ब्लास्ट किया जा सकता है एक सिग्नल से 3000 या 4000 पेजर से, तो वॉकी टॉकीज में भी ऐसे एक सिग्नल से, रेडियो सिग्नल से ब्लास्ट किया जा सकता है। और जो को अपनी छाती पे कमीज की जेब में टांग के घूम रहा है या बेल्ट में लगा के घूम रहा है, उसका भी काम तमाम हो सकता है। उसके बाद जो है मोबाइल फोन्स आ गए, इसकी तो कैपेसिटी बला की गजब की है। जो मुझे ईमेल आती है मैं लैपटॉप पे देख लूँ चाहे अपने मोबाइल पे देख लूँ। तो बहुत ही अजीब दास्तान है, क्या हो रहा है क्या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब मैं देख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो मैं कार की एक चाबी लगाता हूँ स्टीयरिंग के नीचे, उसको घुमाता हूँ तो कार का फ्यूल पंप भी चालू हो जाता है, सारा सिस्टम इंजन का चालू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब कंप्यूटराइज है। ये भी कंप्यूटर ही है मोबाइल फोन जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक, अब जो ये शिप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जंगी नेवी के शिप, फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स, रॉकेट्स, स्पेस मॉड्यूल्स, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है। जैसे कि पेजर में उसकी बैटरी को कोट कर लिया 2-3 ग्राम 5 ग्राम, वो ब्लास्टिक का उसमें मटेरियल लगा दिया, अब वो बैटरी में चालू हुआ, अब एक्सप्लोड हो गया, मर गए आदमी, जख्मी हो गए, हाथ में पकड़ के करते हैं। तो क्या किया जाए। खैर मैंने तो, मेरे पास 2 मोबाइल फोन स्मार्टफोन हैं। अब मैं एक स्मार्टफोन जो है तो उसमें अलार्म है, तो पीछे टेबल पर रखता हूँ अपने से 4 फुट दूर। दूसरा मोबाइल फोन मैं 6 फुट दूर रखता हूँ और उसको हायर लेवल पर रखता हूँ। और मैंने अपने पास से ये रिमोट टीवी का, एसी का रिमोट सब दूसरे कमरे में पहुँचा दिया। और लैपटॉप भी अपने इस स्टडी रूम में, ऑफिस में पहुँचा दिया। अपने ड्राइंग रूम में जहाँ सोता हूँ वहाँ नहीं रखता अपने पास, पता नहीं कौन कब क्या कर दे। तो जब मैं सोचता हूँ तो ये बात मुझे याद आती है कि मेरे फादर जो थे GS अग्रवाल, वो फाइनेंस डिफेंस में उनकी पोस्टिंग थी, वो डेपुटेशन पे HCL में आए थे, हिंदुस्तान लिमिटेड में। और ये MiG-21 जो फाइटर प्लेन था, वो इंडियन गवर्नमेंट जो होती है रशिया से परचेज करने की बातचीत चालू करने वाली थी। इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, बहुत ज़बरदस्त शानदार लेडी थी, बहुत बोल्ड, थॉट और जेंटल, हमेशा स्माइलिंग रहती थी। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी 2 दफ़ा। तो मैंने तो नमस्ते कर दी क्योंकि वो लेडी थी, नहीं तो राजीव गांधी से तो मैंने 2 दफ़ा मुलाकात हुई। लंच पे बुलाया था राजीव गांधी ने मुझे एक दफ़ा 26 अक्टूबर 1986 में तीन मूर्ति हाउस में लंच पे भी गया था। तो दोनों बहुत डिसेंट प्रधानमंत्री थे। वो दिन PV नरसिम्हा राव से भी मुलाकात हुई, वेरी सिंपल मैन, कद में छोटा और दुबला पतला, बिना प्रेस की भी धोती पहन रखी और कुर्ता हल्के नीले रंग का, और उस पर सफ़ेद रंग के धागे से सिलाई हुई भी थी, जैसे गांव में कुर्ते पे कर लेते हैं। मेरे कुर्ते तो डिसेंट होते हैं, फैशनेबल। मैं खुद भी फैशनेबल हूँ, हमेशा ही ऑफिस भी जाता था, टाई वाई लगा के जाता था। वह 10 आदमी मेरी गिनती होती थी ऑफिस में। तो खैर, तो मुझे अब याद आया कि जब ये मेरे फादर जो थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इनका ऑफिस होता था HCL का, तो फाइनेंस डिफेंस थे, वो डेपुटेशन पर आए थे HCL में। और ये MiG-21 की निगोशिएशन की टीम जो थी, उसमें 3 आदमी थे। एयर वाइस मार्शल PC लाल,
वो टीम को लीड कर रहे थे। और एक HAL के जनरल मैनेजर थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, वो एक मेंबर थे। और मेरे फादर उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र थे नेगोशिएशन टीम के। तो मेरे फादर जो थे वो MA इकोनॉमिक्स होते, साथ में LLB किया और कॉस्ट अकाउंटेंसी में होल कॉमनवेल्थ के टॉपर थे 1942 के एग्ज़ाम में। एजुकेशन के मामले मेरे फादर का हमारे पूरे परिवार में बेस्ट करियर रहा। तो अब जो एक लेडी होती थी, क्योंकि इनको ये इंग्लिश बोलते थे और रशियन बोलते थे, तो ट्रांसलेटर थी दोनों के बीच में कि किसने क्या कहा। आधा टाइम तो ट्रांसलेशन में बीत जाता था, क्या नेगोशिएशन होती थी। और उसने 2 किताबें मेरे फादर को दी हुई थी, उनको शाम को वो रशियन पढ़ाती थी 4 बजे के बाद। और वो फादर जो थे वहाँ थे, जो पढ़ते पढ़ाते हो गए, क्या करते हो गए, वो घर पर ले आए किताब रशियन, वो इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन। तो मुझे याद है उसमें 2-3 सेंटेंस में सीख गया था मैं भी। जैसे रशियन में बोलते हैं वोस्त ताम दोम, हिंदी में बोलेंगे हम ये मेरा घर है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज, एक आदमी को समझ नहीं करती। खैर वो निगोशिएशंस हुई तो मेरे फादर बता रहे थे एक दफ़ा मुझे, हर माँ बाप अपने बच्चों को गाइड करते हैं इस दुनिया को, बाप यह ज़्यादा करता है अपने बच्चों को इस दुनिया को समझने के लिए, कि रशियन टीम ने 1.25 करोड़ रुपया पर प्लेन डिमांड किया और 100 प्लेन परचेज होने थे, फाइटर प्लेन MiG-21। उसके बाद तो बहुत अपग्रेड हुए, अब MiG-29 तक आ गए हैं। टेक्नोलॉजी जैसे नई आई अपग्रेड हुई। तो आखिर में नेगोशिएशन करके इन्होंने रशियन टीम को एग्री कर लिया कि वो 75 लाख का प्लेन और 25 लाख के स्पेयर पार्ट्स वो देंगे। अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करके तीनों नेगोशिएशन टीम के मेंबरों ने साइन कर दिया, क्योंकि HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बंगलौर में उसकी असेंबली होनी थी। कंपोनेंट्स तो वहीं से आते थे, तो असेंबली यहाँ होनी थी। और कोरापुट जगह है उड़ीसा में, वहाँ उसका फ्रेम बनना था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम HAL में बंगलौर में बनना था। और इंजन की जो असेंबली होनी थी वो थी नासिक में, 3 जगह। और वो सब आके अल्टीमेटली इकट्ठा हो के और फिर असेंबली जो होती थी फाइनल वो बेंगलौर में होती थी, आज भी होती है। आज MiG-29 है जो लेटेस्ट मॉडल है 2024 में। तो मैं फिर जो था वो दिन बीते, जमाना बीता, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। 65 की लड़ाई के बाद नौकरियां मिल नहीं रही थी, जो नौकरी में लगे थे उनको डिसबैंड किया जा रहा था डिपार्टमेंट। खैर जैसे तैसे मुझे हस्तिनापुर में टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में नौकरी मिल गई। तो जहाँ तक मुझे याद है अगस्त 1968 में मैंने ज्वाइन किया वहाँ हस्तिनापुर में। अब क्या था कि एक कमला लेडी थी, तो मैं शनिवार की शाम को आ जाता था। मेरा तो वापस 37 किलोमीटर है मेरठ से हस्तिनापुर। मैं अपने बेटे और बहू को, अभी आए थे इनको हस्तिनापुर और परिषदगढ़ दोनों दिखा के लाया था। हस्तिनापुर जहाँ पांडवों की कैपिटल थी, और फिर जहाँ अर्जुन के पोते ने, क्योंकि बड़ा खून खराब हुआ हस्तिनापुर में, उसने कहा मैं यहाँ तो रहूँगा नहीं, तो परिषदगढ़ में उसने अपना नया किला बनाया। अपनी नई राजधानी में आज वो किला परिषदगढ़ के नाम से वो कस्बा है। मेरठ से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे, और 37 किलोमीटर वहाँ से हस्तिनापुर है। खैर महाभारत में दोनों का जिक्र हुआ है, हस्तिनापुर और परिषदगढ़ का, और इंद्रप्रस्थ का, जो कि आज की दिल्ली गुड़गांव है, ये इंद्रप्रस्थ होता था। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं खाना खा के मुझे
रोटी खाने के बाद घूमने की आदत है, बड़ी पुरानी बीमारी है। वो आज तक उसने मेरा पेट नहीं छोड़ा। दिन में खाना खाता हूँ तो भी घूमता हूँ, रात को 10-15 मिनट, रात को खाना खाता हूँ तो भी 10-15 मिनट घूमता हूँ। ये मेरा पेट नहीं छोड़ रही है बीमारी मुझे घूमने की। ना छोड़ दे, मैनू की लोड पैंदा है, नथिंग। हाँ, खाना हजम आसानी से हो जाता है। खैर, तो क्या हुआ कि मैं खाना खा के घूम के, वहाँ घास का लॉन था मेरे घर के सामने, चारों तरफ ही लॉन था, तो मैं वहाँ बैठ गया। वो जो थी शाम, अजब रात थी, शरद पूर्णिमा की रात थी, जहाँ से विंटर चालू होता है। मून अपने पूरे ख्वाब पे था, पूरे हुस्न पे था, और मैं घास के लॉन में बैठा हुआ था, लेट भी जाता था घास के लॉन में। कंपनी बाग में जब मिनट में घूमता था, कभी कभी सो भी जाता था। तो खैर, तो मैं वास्तव में बैठा हुआ था, तो क्या एक आवाज आई, धड़ाम। मैं कहा ये क्या आवाज, और जो रोशनी थी वो बंद हो गई। चांद की जो रोशनी थी वो बंद हो गई, ब्लैक हो गया एकदम, जैसे कि अमावस के रात को होता है। और उसके बाद फिर अपना लाइट आ गई। मैं समझा ही नहीं मामला है क्या है। तो वो था सोनिक बूम। सोनिक बूम ये 1968 और 1970 के बीच का दौरान ये वाक़या हुआ था। अब दिन तुम वह मत, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, पुरानी दास्तान हो गई। ये सोनिक बूम क्या होता है मैं पढ़ता रहा फिर बाद में। जब साउंड के बैरियर को ब्रेक करता है कोई भी चीज़, तो बूम की आवाज़ आती है। और जो वहाँ उसके आसपास होता है, वो सनलाइट हो या मूनलाइट हो, उसकी जो रेज आती हैं उसको एडवर्सल इफेक्ट करता है, उसको भी ब्रेक कर देता है साउंड बूम। तो ये सोनिक बूम जो है, तो क्या हुआ कि वहाँ उसके पास जो है 3 किलोमीटर पर गंगा नदी बहती है, बीच में हस्तापुर के गंगा के बीच में फॉरेस्ट जंगल, जहाँ पे शेरों को मरवाने के लिए 500 रुपये पर टाइगर लाइन जो था, जब ये 1956 में टाउनशिप बनी थी, रेपुटेशन के लिए वेस्ट पाकिस्तान से आया रिफ्यूजीज के लिए हस्तापुर, तो सरकार में जंगल में शेर मारने के लिए 500 रुपये पर शेर देती थी शिकारी को। 50 के करीब शेर मरवाए थे गवर्नमेंट ने। बाद में तो पाबंदी हो गई, आज तो जेल की सजा हो जाएगी। खैर, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से हुआ था। तो सोनिक बूम की बात है, तो अब क्या साउंड की जो वेव चलती हैं वो तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसलिए जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन का इन्वेंशन हुआ था 1956 में। ये आज भी जो मैं फ्लाइट लेता हूँ, ये जो प्लेन है 600-650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। ये साउंड के बीम को ब्रेक नहीं करते। पैसेंजर प्लेन, कोई भी कमर्शियल प्लेन हो, रेटा गुड्स ढोने के लिए हो, पैसेंजर ढोने के लिए हो, तो ब्रेक नहीं करते। मगर ऐसा भी हुआ था, एक कॉन्ड्रॉट प्लेन बना था, वो लंदन से चलता था, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक जाता था। बीच में वो इंडिया में कहीं का स्टॉप नहीं था, ओवर फ्लाई करता था मुंबई के पास से, और उसके बाद हांगकांग में उसका स्टॉप था, लंदन से चल गया, और उसके बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वो भी जो सुपरसोनिक प्लेन था,
उसकी स्पीड भी ट्वाइस दी साउंड स्पीड तो चलता था वो। तो जब वो लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा तो उस टाइम पर जब साउंड का ब्रेक करेगा बैरियर तो बूम होना ही है। ये भी एक चीज़ थी, मगर वो मेरे ख्याल में वो 3-4 साल ही चला। बहुत से कंट्रीज में उसको उसकी फ्लाइट जो थी अपनी लैंड टेरिटरी से बैन कर दी थी, इंडिया ने भी बैन कर दी थी, पाबंदी लगाते थे। तो अब जब मैं इसकी बात सोच रहा हूँ कि क्या गजब है, अजीबो दास्तान है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी तो आज भी अवेलेबल है। सारे फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स, ये साउंड ये जो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहे हैं, साउंड ब्रेक बैरियर बार बार ब्रेक करते हैं। मगर अगर जो कॉन्ट्रोल जैसे बड़ा पैसेंजर प्लेन था उसमें 200-250 आदमी चलते थे जैसे अब आम आदमी में चलते हैं, तो ऐसे प्लेन को ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड दिल्ली के ऊपर से उड़ा दिया जाए तो दिल्ली का क्या आलम होगा। शायद यहाँ की 50% बिल्डिंग जो है जो उसका वाइब्रेशन होगा साउंड बूम से, उससे ये बिल्डिंगें जो है ये मलबा बन जाएंगी और इसके नीचे दबके 2 करोड़ की दिल्ली की आबादी, शायद दो इसमें से कितने आदमी मरेंगे कितने जिएंगे मुझे पता नहीं, अंदाजी बात लगाने की बात है, तीर तुक्का। और जो ये हाई राइजर्स बन रहे हैं इनके फ्रेम तो फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो फ्लेक्सिबल होती है, इसमें ये रिजिड नहीं होते हैं। तो ये तो साउंड बूम से जो सोनिक बूम से जो ब्लास्ट होगा उसके वाइब्रेशन को टॉलरेट कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। मगर जो स्टोन क्लैडिंग है, कब्रों की दीवारें, कम से कम आउटर वॉल्स, ये सब कोलैप्स हो जाएंगे। जो आज 14 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल, 25 मंजिल के ये हाई राइजर बन रहे हैं, स्काई राइजर्स, इनकी वो वॉल क्लैडिंग तो टूट जाएगी, क्योंकि ये आरसीसी की इनकी वॉलेज नहीं है। आरसीसी की जो प्रीकास्ट स्लैब्स है, क्योंकि प्रीकास्ट भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे बंगलौर में मेरी बेटी का है मकान, वो प्रीकास्ट। तो ये भी डैमेज होने का बहुत कुछ चांस है। कौन मरेगा कौन जिएगा, ये जन्म मरण के रास्ते और खाके और नक्शे हम सोच सकते हैं, दिन में भी सोच सकते हैं, रात को भी सोच सकते हैं। अच्छा, रात को नींद अच्छी हो जाए, अगले दिन का पता नहीं। अब 80 साल का होने लगा, मुझे क्या लेना देना मरने जीने से। तो खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब, अब इसका तो मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कि एक आदमी 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, वो उसको सिग्नल दे दे। शिप में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो कैनन लगी हुई हैं, तोपें लगी हुई हैं, मिसाइल्स लगी हुई है शिप्स में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें लगी हुई। क्या उनको टेम्पर किया है? यहाँ तो जो है, यहाँ तो उसे डिब्बा डिब्बा बन रहा है ना हिंदुस्तान में शिप्स का, फाइटर शिप्स का, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंपोर्ट हो रही हैं। वो जो इंजन है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, चाहे सबमरीन है, चाहे शिप है, चाहे फाइटर प्लेन है, चाहे बम्बर है। तो क्या अगर जो पेजर को या वॉकी टॉकी को रेडियो फोन को ब्लास्ट किया जा सकता है, वो हाथ में जो लिए घूम रहा है, तो क्या इन शिप्स को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। मैं 100% श्योर हूँ आदमी कहाँ से कहाँ तक तरक्की पक किया उसने। जो कार है
बस है, ट्रक है, उनमें भी क्या सकता है। जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे पैसेंजर हो चाहे फाइटर हो, उनमें भी ब्लास्ट किया सकता है। जब इराक पे सदाम हुसैन थे, रशियन ने अटैक किया था, तो जो उसके एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट करने की कोड थी वो अमेरिका को दे दी, और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से उसको भेज के उसको जैम कर दिया, इंजन ही स्टार्ट नहीं हुए। अमेरिकन फाइटर प्लेन्स को रोकने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए। ये शायद 90-91 की बात है। इराक जो लाई थी, जब उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, उसके ऑयल फील्ड से सदाम हुसैन मारा गया, चूहे के बिल में दुबकने के बावजूद भी बचा नहीं। तो क्या अब इसका इलाज है, कैसे जान बचाई जाए? जान बचाना तो सबका ही फर्ज है ना, सेल्फ डिफेंस। तो मेरा तो आइडिया ये है कि अब पहले आदमी बैलगाड़ी में चलते थे, घोड़े पे बैठ के चलते थे, तो वहाँ तो जाना का है, वो उस टाइम पे पति जाने का बेकार है। क्योंकि मैं जब एज टाउन प्लानर मैंने 68-70 में पढ़ा था, सिविल इंजीनियर करने के बाद, तो टाउन प्लानिंग में जो पढ़ता था, तो उस ज़माने में शहरों का क्या हाल था। जो उनका डंग होता था जानवरों का, वो सारे शहरों में पड़ा रहता था। नालियाँ कच्ची थी, क्योंकि सड़कें भी पक्की नहीं थी शहर में, उससे बदबू होती थी, कीचड़ होती थी, थोड़ी बारिश आती थी, सारे बटन फैल जाती थी, चलना ही मुश्किल। पैदल तो चल नहीं सकता था, साइकिल भी नहीं चला सकता था, बीमारी के घर होते। अब जहाँ पे घोड़े के लिए अस्ताबल बनता था, उतनी जगह में जब 14 मंजिल के फ्लैट बन गए, 1 रूम फ्लैट, वहाँ पे बम्बई में तो जो ये रैबिलिटेशन का है, स्लम रैबिलिटेशन स्कीम लीगल है, उतनी जगह में एक कमरों के फ्लैट दे दिए, टॉयलेट और किचन बना के। तो जो ज़मीन ऑक्यूपाई करता था, लैंड यूज़ एफिशिएंट हो गया, उससे लैंड की कीमतें बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत महंगी हो गई जमीन। तो जहाँ एक घुड़साल होती थी घोड़े की, घोड़े को बांधने की, और घोड़ा तांगा खड़े करने के लिए, बग्गी ख़त्म करने के लिए, उस जगह में फ्लैट बन गया। तो वहाँ तो वापिस लौट के नहीं जा सकते, क्योंकि डंग का कोई नाम नहीं है। वो चाहे घोड़ा और कुछ बैल रखो। हाँ, अलबत्ता साइकिल जो है ठीक है, तुम साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दें जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। अब ये पहले लीड बैटरी आती थी, अब लिथियम बैटरी आ रही है। जो मोबाइल फ़ोन है, इनमें सब में, लैपटॉप में सर लिथियम बैटरी लगी हुई है, और इसको उसने क्या एक्सप्लोजिव डिवाइस से कोटिंग कर दी, मारा गया। तो एक तो ये है कि हम ये ख़त्म कर दें कि साइकिल पे वापस आ जाए, और तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। अब बहुत सौ ने पेस मेकर लगा रखे अपने हार्ट में, पता नहीं उसका क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही होगा। तो बैटरी तो उसमें भी होती है, लिथियम बैटरी होगी, लीड बैटरी नहीं होगी। लीड बैटरी साइज में बड़ी होती है, उसकी कैपेसिटी भी कम होती है। जैसे मैं ईयरफोन में है, मैं जो कान में लगाता हूँ, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो उसमें भी बैटरी लगी हुई छोटी छोटी। घड़ी बांधता हूँ हाथ में, उसमें भी बैटरी लगी हुई है। वो सब चाइनीज़ लगी हुई है बैटरी, हिंदुस्तान में चाइनीज, और शायद हिंदुस्तान में तो बनती नहीं है। तो मेरे रिस्ट वॉच में मैं इसलिए घड़ी तो कम ही बांधता हूँ, कहीं आता जाता हूँ तो फैशन के लिए बांध लेता हूँ, जिससे को मुझे आदमी लुच्चा लफंगा ना समझे, पढ़ा लिखा आदमी समझे। जेब में पेन भी रख लेता हूँ मैं, तो आदमी सोचे भाई इसको लिखना पढ़ना आता है। नहीं तो ना जेब में पेन हो, ना हाथ में घड़ी हो, कहेगा पता नहीं कहाँ से आएगी यह जंगली। तो मगर ये जमाना पे सवाल सेफ्टी कैसे हो, इसका कुछ बंदोबस्त करने की जरूरत है। तो एक तो ये मुझे दिखाएं, साइकिल पर वापस आ जाओ और पैदल चलना शुरू कर दो।
अब ये पैदल चलने का भी झंझट क्या है, जो सड़कों में जो तार लगे हुए हैं वो तार टूट के आ गया जमीन पे, वो गिर गया, हाई वोल्टेज करंट है या लो वोल्टेज करंट है, वो मेरे सर पर गया, मैं तो उसे टच हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट से मैं मर जाऊँगा जल के। तो इसलिए जो सोलर पैनल्स है उसको लोकलाइज कर रही है सड़कों से, इलेक्ट्रिक पैनल जो ये इलेक्ट्रिक पोल्स लगा रखी हैं और ट्रांसमिशन लाइन लगा रखी है, इसको भी ख़त्म करने की जरूरत है, जिससे इस एक्सीडेंट से आदमी ना मरे कि तार टूट के गिर गया। बहुत सी चीज़ें जो हवाई जहाज से भी चलने की बजाय इस साइकिल से लॉन्ग रूट तो चलते चलते चले आएंगे। अब ये गन्स हैं, कैनन्स हैं, ये भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो ये फायर कंट्रोल करती हैं, चाहे फोर्स गन हो आर्टिलरी की, चाहे ये टैंक्स हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हो, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रही हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। अब इन सब से बचो तो फिर दुश्मन से कैसे लड़ो? तो लड़ाई तो आदमी इंसान की फितरत है, जैसे कुत्ते की काटने की फितरत है, बंदर की काटने की फितरत है। यहाँ बड़े मेरे घर के आसपास बड़े बंदर हैं पार्क में, तो मैं अपना जाली का दरवाज़ा बंद करता हूँ। कई दफ़े बंदर अंदर घुस गया और मेरी दवा भी खा गया, किताबें नीचे गिरा गया, और मैं इसलिए फ़ोन अंदर रखने लगा कि बंदर पे आप फ़ोन ही ना उठा कर ले जाए। तो मैं कहा इसको अंदर तो रखूँ, अपने से दूर रखूँगा। तो बेडरूम में रखता हूँ अपने दोनों फुट दूर, 1 फुट 5 फुट दूर, 1 फुट 7-8 फुट दूर। तो एक तो है कि हम साइकिल पर वापस आ जाए, लड़ाई के लिए तीर कमान और गदा पे वापस आ जाए, भाले और बल्लभ पे वापस आ जाए। रामचंद्र ने जो था रावण से लड़ाई की थी तो तीर कमान से ही की थी ना, तलवार से थोड़ी की थी। हनुमान ने गधे से की थी ना लड़ाई, तो क्यों ना हम गधेबाजी सीख लें और तीर कमान चलाना सीख लें। ओलंपिक में तो स्पोर्ट्स है तीर अंदाजी के, गधे के नहीं है। पहलवानों की कुश्ती लड़ने के लिए भी है। तो इसका इलाज ये है बचने का कि हम सबको तीर कमान चलाना सिखा दें, भाला बद्दम चलाना सिखा दें, गदा चलाना सिखा दें। वो जो सिकंदर आया था मकदूनिया से, चला ग्रीस से, और यहाँ हिंदुस्तान के झेलम तक आ गया, पंजाब में फ्रांस को जीतता हुआ। सारी दूर से सोचा मैं कॉमन मार्केट बना देता हूँ और सारा वर्ल्ड अपने कंट्रोल में कर लूँगा। 2300 साल पहले आया था। उसने सारा यूरोप तो नहीं कर पाया, ईस्टर्न यूरोप किया, ये सारा अरब कंट्रीज कर लिया। फारस का बहुत बड़ा था राज, उसको भी कब्जे में कर लिया, और लड़ता लड़ता सिकंदर यहाँ आ गया झेलम के किनारे। यहाँ उसकी आखिरी लड़ाई लड़ी, उसके फौज ये लड़ते लड़ते थक गए, उनको वापस जाने की लग गई। कभी बीवी को छोड़ गया, बहुत साल हो गए। तो सिकंदर लौट गया, मैं वापस पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में मर गया। तो जो बच्चा आता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, अपनी मुट्ठियों में अपनी किस्मत लेके आता है। जब मरता है उसकी हथेली खुल जाती है कि देख लो मेरे पास कुछ नहीं है, खाली आ जाता। तो बेहतर ये होगा हम तीर कमान बल्लम और भाले पे आ जाए, घोड़े को भी छोड़ दें, क्योंकि घोड़ा भी हमारे जैसा ही है, उसकी भी प्राण है, उसको तो लड़ाई में शामिल किया जाए। रामचंद्र और रावण ने दोनों ने घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया था, पैदल ही चलते गए थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बहुत बड़ी, इंसान को उसने आसमानों की ऊंचाई में पहुंचाया है, तारों और चांद के नज़दीक पहुंचाया है। आज माइनिंग के ऊपर लगे हुए वही सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। हमें जमीन के पताल तक भी उसे पहुंचाया है।
समुद्र में भी ऊपर चलना दिखाया, हवाई जहाज़ों में उड़ना सिखाया, स्ट्रीट लाइट में भी आदमी जा रहे हैं, चांद सितारे ढूंढते रहे। चांद पे तो उतर चुके हैं 2 आदमी, तो वहाँ नई बस्ती बसा दे, वो 1 वे टिकट होगा शायद। आना जाना तो लगा है दुनिया में। तो जो जिसको हम अपने लिए सुविधा समझते हैं, चाहे तो फाइटर प्लेन था, मैं MiG-21 की बात बता रहा हूँ, उसका सोनिक बूम, वो भी एक वेपन है, एक हथियार है, जिससे हम शहरों को ढा सकते हैं। बड़ी मुश्किल में आदमी सारी जिंदगी लगा के पैसे बचा के एक मकान बनाता है, एक सोनिक बूम से हम हजारों मकान ढा सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है MiG-21 प्लेन का, हस्तों पर पड़ा। तो गजब का दास्तान है इस दुनिया की, क्या किया जाए। मगर मेरी बात कोई मानेगा नहीं कि हम तीर कमान से जो रामचंद्र ने रावण को हराया, तो बाकी सबको क्यों नहीं हरा सकते भाई? डर तो सबको ही है। अब ये मोबाइल फ़ोन तो सभी यूज़ कर रहे हैं, वॉकी टॉकी जो मोबाइल रेडियो फ़ोन जो सभी यूज़ कर रहे हैं, पुलिस वाले। मैं दिल्ली में देखता हूँ सबके पास है, वो बेल्ट में लटकाए घूम रहा है, उसकी बर्स्ट होगा तो किडनी वगैरह बर्स्ट हो जाएगी, मर जाएगा, और जेब में लगा जाए उसकी तो छाती फट जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा। भाई ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। सवाल ये, ज़िंदगी बड़ी बेकिस्मती है, बहुत महंगी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से जन्म होता है। माँ 9 महीने पालती है, बड़ा उसको तकलीफ होती है, तब बच्चा पैदा होता है। खैर जब बच्चा होता हो तो तब तक तो हंसती है वो, थोड़ी देर में 5-7 मिनट हाया है तोबा तोबा करती है। बाप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। हम वहीं वापिस जाएं। रामलीला में जैसे वो दिखाते हैं, आज भी रामलीला में तो दिखाते हैं, आदमी सीखते नहीं उससे। रिवॉल्वर और पिस्टल लिए हुए घूम रहे जेबों में बदमाश, हत्याएं हो रही हैं। तो लड़ाई के लिए तीर कमान और भाले, स्पीयर, बल्लम, इनका इस्तेमाल करना चालू करें। फिर से साइकिल चलाना है, अब तो मेरे बस की नहीं बचा साइकिल चलाना, पहले बहुत साइकिल चलाई है। अब तो मुझे कहीं लेके जाना तो पालकी में बैठा कर ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अभी कल एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया कि अंकल वो ACP कह रहा है कि जिन्होंने आप जवाब बना के दिया उनको एक दफ़ा ले आओ, तो आप चलोगे? मैं कहा बेटा ऐसा है कि मेरे बस की तो है नहीं, मुझे टाइम बता दो, मैं टैक्सी करके आ जाऊँगा। कहती नहीं अंकल मैं कार ले आऊँगी अपने, आपको कार में लेके चलूँगी तो आपको घर छोड़ दूँगी। मैं कहा ये ठीक है, बढ़िया, चलूँगा। तो 10 अक्टूबर की डेट है, जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है, मगर जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। खुशियाँ मनाओ, जफ्फी भरो, प्रेम के गीत गाओ, यही जिंदगी है, जीवन मरण तो होता रहेगा, जो होना होगा। तो मैं तो अभी ये जो थी तो देख रहा था एक वीडियो, बड़े दोस्त आदमी हैं को बम्बई में मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत और उसकी नई बीवी के साथ वहाँ गणेश के उसमें मंडप में गया और भीड़ यही हो रही थी वहाँ। बाप बेटों में कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, नालायक ने किसी ने वीडियो बना के YouTube पे डाल दिया। तो मुकेश जूता मुड़ मुड़ के ऊपर हाथ उठा के अपने
बेटू का था, उसकी नई नवेली बीबी, अभी तो 1 साल नहीं हुई, 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया उसकी शादी में, अनंत की। सारे धुरंधर प्रधानमंत्री से लग गया, और प्रधान चपरासी तक उसकी मीटिंग में आए, शादी में आए, शंकराचार्य भी आए। क्या मुझे तो नहीं बनाया, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, लड़े मरे कोई बोलो, ये तो मियाँ बीबियों के बाप बेटों के रोज झगड़े होते रहते हैं। वो मैंने कहा भाई बात सुनो यार, वहाँ जाना ही नहीं था, खड़े मंडप पे, घर में लड़ लेते, तो कोई वीडियो तो नहीं बनाता धंधा घर में। अब किसी नालायक ने वीडियो बना के यूट्यूब बना दिया। तो ये है अजीब दास्तान। ऐसे लड़ाई के माहौल में कैसे खुशियां मनाएं। पहले होता था ये, अब घर से घरों में पाइपलाइन आ गई, नल लग गए, पाइप वाटर सप्लाई हो गई। ये भी बड़ा नुकसानदेह चीज़ हुई है। पहले औरतें जाती थी तकबैत पे, पनघट होते थे, वो पनघट पे पानी पीती थी, खींचती थी। कोई प्यासा पति आता था, वो कहता मुझे प्यासा हो पानी पर, तो उसे पानी भी पिला देते थे। कृष्ण भी जाता था कभी पनघट पे, उसको नंदलाल भी कहती थी गोपियाँ, वो कभी कभी छेड़ देता था पनघट की औरतों को, जो पानी खींच के कहती थी कि नंदलाल पनघट पे आया और छेड़ के चला गया। तो अब वो पनघट का वो कल्चर ही वो ख़त्म हो गया घरों में पाइपलाइन आने से। पहली औरतें कुएं से पानी खींचती थी, मटकियों में सिर रख के लाती थी, 2 घड़े इधर बगल में और 3 घड़े सिर पे। राजस्थान में तो बहुत था, तो वहाँ तो कुएं भी बहुत गहरे थे। जमाना बदला है, हमेशा से बदला, आगे भी बदलेगा। मगर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सप्लोजन कर दो, इसकी तो कोई टेक्निक निकालनी पड़ेगी, या तो इसका इस्तेमाल बंद कर दो। एक तो सेफ्टी का मैकेनिज्म ये है सबसे बढ़िया, साइकिल चलाओ। और तो टाउन प्लानिंग के हिसाब से तो ये बैलगाड़ियों पे, घोड़ा गाड़ियों पे हम वापस लौटे हैं, वो तो मुझको ठीक नहीं लगता हाइजीनिक सैनिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर साइकिल ठीक है, जा सकते हैं रुकते रुकते साइकिल। एक दफ़ा मैं दिल्ली से मेरे साइकिल पे ले गया था, मेरा भाई आया भोपाल से, वो कहते मुझे साइकिल महंगा, तो मेरे पास छोड़ दो, मैं पहुँचा दूंगा मिनट। तो मैं 60 किलोमीटर सुबह चल पड़ा, और बीच में 2 दफ़े पंचर भी हो गया साइकिल में, और जहाँ पंचर जोड़ने वाला नहीं था पास पड़ोस के गाँव में, तो वहाँ तो पैदल घसीट के ले गया साइकिल पर, और पहुँच गया मिनट। सुबह चल पड़ा था 7 बजे के आस पास, गर्मी को दिन थे, शाम को 2:30-3 बजे मिनट पहुँच गया। तो मैं वो जमाना था, अब तो मेरी बल्कि साइकिल चलना ही बची नहीं। अपने पोते पोतियों को तो सिखाई थी मैंने, अपने बेटे बेटियों को भी सिखाई थी साइकिल चलानी, मैंने भी खूब चले। अब बस की नहीं बचा, अब तो यह है कि या तो मुझे कार में बैठा कर ले आओ, या फिर मुझे पालकी में बैठा कर ले जाओ, ये रास्ता है। तो खैर चलो, जो होना होता है वो हो जाता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।